सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प पे। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आप सभी के बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिस्ट्री का। ऐसे ही आपको बैक टू बैक वीडियोस दे दूंगा हर सब्जेक्ट का। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो ध्यान से देखना और आपके लिए बेस्ट चैनल होने वाला है, क्योंकि काफी रिसर्च करके ये सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और हाँ, ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे भाई, तो ये भी याद रख लेना। सबसे पहला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। यानी कि आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ये तीन तरह के जीवन कैसे थे। तो ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को निम्न रूप में, है ना, क्या किया गया है, दिखाया गया है या उल्लेखित किया गया है, आप ऐसा कर सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनका सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर में जो सामाजिक जीवन था लोगों का, बहुत खुशहाल था, मिलजुल के रहते थे, ठीक है, और सुखी से सुविधापूर्ण रहते थे। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्य नारी मूर्तियों की प्राप्ति से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नारी की मूर्ति मिली थी, तो उसकी प्राप्ति के संकेत मिले थे। उनका परिवार मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, यानी मांस भी खाते थे और ये नॉर्मल भोजन भी करते थे, ठीक है। लोग सिले वस्त्र पहनते थे, मतलब जो सिल के, जो आप दर्जी से सिलवाते हो ना, तो वैसे सिले हुए दर्जी से मतलब कपड़े बनवाते थे और पहनते थे। स्त्रियां चूड़ी बांधती थी, मतलब चूड़ी पहनती थी, तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। दाढ़ी लंबे, बाल लंबे रखते थे, ठीक है। और गाने बजाने के भी ये शौकीन थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रखते थे, गाने के शौकीन थे, सिले हुए वस्त्र पहनते थे, नारियां चूड़ियां पहनती थी, शाकाहारी थे, मांसाहारी, दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। खुशहाल जीवन था, सुखीपूर्ण जीवन था, बस यही था। आप बना के लिख सकते हो, कहोगे हाँ जी सर, तो अच्छी तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो सामाजिक जीवन के बारे में आपने जान लिया। अगला जीवन हम देखेंगे धार्मिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता में लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा पर आधारित था। मतलब लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ये पेड़ पौधे इन सभी की, ठीक है। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला, यानी कि धार्मिक जीवन की बात करो तो यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला था, लेकिन खुदाई में मिली मूर्तियों से पता चलता है कि लोग मातृ देवी और धरती देवी की पूजा करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में कोई मूर्ति नहीं मिला, खुदाई के बाद मूर्ति उर्ति मिला, तो वहां से पता लगा कि लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और धरती देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में योग मुद्रा में बैठी तीन मूल वाली आकृति को पशुपति शिव माना गया है। लिंग योनि पूजा, वृक्ष विशेषकर पीपल और कुबड़ वाले बैल की पूजा के प्रमाण भी मिले थे, ठीक है। तो कुबल वाले जो बैल होते थे उनके भी प्रमाण मिले थे। नाग पूजा के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। ताबीजों की उपलब्धता से तंत्र मंत्र में विश्वास स्पष्ट होता है। कालीबंगा और लोथल में मिली वेदिया, अग्नि पूजा और यज्ञ के प्रमाण भी मिले थे। तो आपको थोड़ा धार्मिक जीवन को अच्छे से याद करना होगा। स्क्रीनशॉट तो वैसे आप ले ही रहे हो, मैं आपको दे ही दे रहा हूं, ठीक है। और जो तीसरा जीवन था वो था आर्थिक जीवन। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे, व्यवसाय भी करते थे, क्योंकि आर्थिक जीवन मतलब पैसे उसे कमाने के लिए भाई कुछ तो होना चाहिए ना, मुद्रा उद्रा कमाने के लिए, कहोगा जी सर। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे और व्यवसाय माने बिजनेस करते थे। यहाँ कई बंदरगाह मिले हैं जहां से व्यापार होता था, यानी कई तरह के बंदरगाह थे जहां से हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी व्यापार करती थी। यानी ये जो सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया के साथ मिलकर, है ना, व्यापार करती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर जैसे लोथल, कालीबंगा थे, मतलब इसके प्रमुख नगर थे। इस प्रकार यहाँ के लोगों को मुख्य आय के स्रोत कृषि और व्यापार था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करके और बिजनेस करके, यानी व्यापार करके, है ना, आर्थिक स्थिति को सुधारते थे, यानी कि पैसे वगैरह कमाते थे। दूसरा सवाल आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। यानी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था क्योंकि वो हजारों साल पहले की सभ्यता था, आज से भी ज्यादा विकसित था, डेवलप्ड था, अच्छा वाला सभ्यता था, अच्छी जिंदगी वहां के लोग जीते थे। ये खत्म क्यों हो गया बाबू, तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से हैं।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, मतलब अलग अलग कारण है। जैसे सबसे पहला है बाढ़, क्योंकि बाढ़ आता था तो धीरे धीरे करके ये खत्म होता था। ठीक है, तो कई इतिहासकारों का मानना है, यानी जो इतिहास लिखते हैं, जिन्होंने ये लिखा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है, तो उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण में एक बाढ़ भी शामिल था। ठीक है, कहोगे ठीक है सर, यानी कि बाढ़ से भी। ठीक है, और दूसरा था महामारी, यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या आया, महामारी आया था, है ना। जैसे कई इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ, बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण महामारी था, यानी कि बाढ़ भी था, महामारी भी था। अलग अलग इतिहासकार कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दे देते भाई, कुछ ने कहा बाढ़ है, कुछ ने कहा महामारी, कुछ ने कहा भूकंप और भूख मतलब भूस्खलन। ठीक है, जैसे कि कई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ था। भूकंप आने के कारण वहां की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण में भूकंप था, ठीक है, भूस्खलन भी शामिल था। अगला है विदेशी आक्रमण, यानी हड़प्पा सभ्यता पे विदेश के लोगों ने भी आक्रमण किया। जैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण विदेशी भी थे। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो। ठीक है बाबू, तो आपने ये 4 गो कारण देख लिया, आप 3 गो भी लिख सकते हो, वैसे 4 गो लिखोगे तो बेहतर रहेगा। अगला सवाल की बात करेंगे, तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। आप क्वेश्चन देख के ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो ना, कि क्या लाजवाब क्वेश्चन है, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। तो बेसिकली यही क्वेश्चंस मैं आप सभी के बीच में रखूंगा, हमेशा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी सब्जेक्ट में होंगे। तो इसलिए अगर आप एक नए बच्चे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। ठीक है, याद रखना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था, चाहे सिंह का बाग कहा जाता था। इसे सिंह का बाग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नगर था, यानी मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, नगर था, शहर था, कह सकते हो। इसका खोज रखल बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है बाबू, तो आप ये लिख सकते हो। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताना है, यानी कि सिंधु घाटी के समकालीन 2 सभ्यता आपको बताना है। तो पहला था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता। तो आप ये 2 को याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज कौन था, थोड़ा जान लेते इसके बारे में भाई। वैसे तो मैंने चैप्टर में बहुत प्यार से आप सभी को बताया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, यानी एक यूनान का एक राजदूत था, यूनान से आया था। ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसे सेल्यूकस भारत भेजा था, यानी कि सेल्यूकस राजा था यूनान का, जो कि किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त के दरबार में। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज अपनी यात्रा के अनुभव को, यानी कि मेगास्थनीज जब भारत आ रहा था चंद्रगुप्त के पास, तो अपने रास्ते में जो जो चीजों को देखता है, उनके बारे में जानता है, सबको इंडिका नामक पुस्तक में वो लिख देता है। ठीक है, इस पुस्तक में उसने भारत के भौगोलिक पर्यावरण, भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और प्रशासन के बारे में जानकारी दी। यानी कि भैया मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में भारत के सब चीजों के बारे में बता दिया। भारतीय जीवन की कई विशेषताओं का विस्तार भी उन्होंने, ठीक है, बताया इंडिका नामक पुस्तक में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेगास्थनीज ने कौन पुस्तक लिखा है, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें उसमें समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में और भौगोलिक पर्यावरण के बारे में और प्रशासन के बारे में बताया था। कहोगे ठीक है सर, क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया। अच्छा, एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारा 100 बैच अभी चल रहा है करेंटली। ठीक है, आप जुड़ जाओ, अभी ऑफर चल रहा है, 999 रुपया प्राइस है। अच्छे से जाके आप हमारे बैचेज में जुड़ सकते हो बाबू। आपका नाम है एक विकल्प, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको देख के लगता है ना मेरे को मैं बहुत जेन्युइन बंदा हूँ, बहुत ओरिजिनल बंदा हूँ, और मैं धोखाधड़ी पे बिलीव नहीं रखता। मैं आपको पूरे कंटेंट अच्छे से देता हूँ। हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, बहुत कम पैसों में 1 साल 12 महीने आप सभी को कोर्सेज देते हैं।
आपको टेस्ट मिलता है, आपको पीडीएफ मिलता है, मतलब जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ मिल जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ का वीडियो, फिर उसका पीडीएफ, हर चीज़, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट अनेरे मिल जाता है, मॉक मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ मिलता है आपको, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सब मिल जाता है। तो आप सौर बैच में ज्वाइन हो जाओ बाबू, मैं तो कहूँगा जितने भी बच्चे अभी देख रहे हो जाओ लो, ठीक है। नहीं लेने आएगा ऐप में, स्कैनर से किसी और से पेमेंट भी आप करा सकते हो, कोई दूसरा भी स्कैन करके पेमेंट करेगा तो आप ही के मोबाइल में जो नंबर डाला हुआ है तो आप ही का बैच खुल जाएगा रिलैक्स, और तो उससे पेमेंट करा सकते हो आप इस नंबर से। कोई बच्चा को पीडीएफ चाहिए, केवल केवल पीडीएफ, तो वो भी आपको मिल जाएगा, 499 रुपया उसका प्राइस है, ठीक है, या 399, कुछ इसी तरीके का है, जाके देख लेना, ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में आपने जान लिया। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों का वर्णन कीजिए, यानी अशोक के अभिलेख थे, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, मतलब पत्थरों में छेनी से तुड़वा तुड़वा के फिगर बनवाया, कुछ कुछ लिखवाया, पाली भाषा में पहले के, कहोगे हाजी सर। कह रहा है कि महान सम्राट अशोक ने 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं, मतलब अभी तक अशोक के बारे में 40 को अभिलेख मिला है, तो महान सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। इन अभिलेखों की खोज 1750 में की गई थी, और इनको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, यानी जेम्स प्रिंसेप ये भाषा को पढ़ चुका था। अशोक के अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए थे। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख था, यानी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भैया सबसे लंबा अभिलेख कौन है अशोक का, तो 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है, जबकि सबसे छोटा अभिलेख रुई देवी का अभिलेख है। अशोक के 13वें अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कलिंग युद्ध के बारे में कौन अभिलेख से पता लगता है, तो याद रखना 13वां अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला है बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, मतलब जो बौद्ध धर्म था वो भी खत्म हो गया था भाई, तो उसका क्या कारण था, तो बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे, मतलब अलग अलग कारण थे। जैसे सबसे पहला था हिंदू धर्म में सुधार, दूसरा था विभाजन, तीसरा था अशोक की मृत्यु, चौथा था विदेशी आक्रमण, पांचवा था संघ में भ्रष्टाचार, ठीक है, पनपना। तो सबसे पहला कौन सा था बाबू, उसे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला था हिंदू धर्म में सुधार। बौद्ध धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म में सुधार किया गया, यानी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लोग बौद्ध धर्म अपना रहे थे, तो हिंदू धर्म में कुछ बदलाव कर दिया गया, हिंदू धर्म में सुधार कर दिया गया। हिंदू धर्म में सुधार किया गया तो कई धर्मों ने हिंदू धर्म को अपनाया, कई धर्म मिलके भैया आगे हिंदू धर्म को अपनाने लगे, बौद्ध धर्म को छोड़ने लगे। दूसरा था विभाजन, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो भैया दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म, एक महायान और दूसरा हीनयान, जिससे बौद्ध धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया तो जिससे कमियां तो आनी लाजमी है ना। तीसरा था अशोक की मृत्यु, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, उसकी मृत्यु हो गई। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में करवाया था, इनके मृत्यु के बाद धर्म का प्रचार रुक गया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे अशोक जी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो भैया बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला कोई नहीं बचा, फिर वो पतन होने लगा। विदेशी आक्रमण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण था, विदेशी लोगों ने बार बार आक्रमण किया जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश हो गया, यानी विदेशी ने बहुत बार आक्रमण किया जिससे बौद्ध धर्म खत्म हो गया। और पांचवा था संघ में भ्रष्टाचार पनपना, यानी कि संघ मतलब एकता जो था उन लोगों का, उसमें भ्रष्टाचार आ गया, पनपने लगा। संघ में भ्रष्टाचार पनपना बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण माना गया। उस समय बौद्ध विहार है ना भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र था, इनके साधु लोग भोग विलास और लुप्त हो गए, जिससे कारण बौद्ध धर्म का पतन लगा, लोग भोग विलासिता में फंसने लगे, मतलब नारियों के साथ, है ना, ऐसे वैसे, और धन में ऐसे में लोभ में फंसने लगे, तो उससे पतन हो गया। अगला जो सवाल है बाबू आपका, ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या था, यानी उनके 5 सिद्धांत थे, जैन धर्म में कौन कौन थे, ध्यान से देखिएगा, पांचों सिद्धांत कहेगा चाहे महाव्रत कहेगा, कभी कभी महाव्रत के कोष्ट में सिद्धांत नहीं देगा, तो महाव्रत से आपको समझना होगा कि उनके 5 सिद्धांत बताना है, रूल नियम बनाना है, ठीक है, जैन धर्म का। तो कह रहा है कि महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बनाए थे। सबसे पहला सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ ना बोलना, तो पहला सत्य। दूसरा असत्य, मतलब कभी चोरी ना करना, किसी का मतलब सामान देकर, है ना, लालच न लाना, चोरी ना करना। अहिंसा मतलब हत्या ना करना, किसी का दिल ना दुखाना। और चौथा अपरिग्रह, मतलब
मतलब धन संग्रह न करना। और पांचवा ब्रह्मचर्य, इन इंद्रियों को वश में रखना, यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था बनाए रखना, मतलब स्त्रियों से आप मिलजुल के मत रहना, उनके साथ मतलब सोना वोना ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये 5 नियम जैन धर्म में बनाए गए थे, ठीक है। अगला सवाल है 9 नंबर का भाई साहब। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की जीवनी लिखें, यानी आपको गौतम बुद्ध की जीवनी लिखना है, यानी गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताना है गाइस, ठीक है। क्या बोलते हो, ठीक है। अभी तक आपके 15 मिनट हुए हैं, अप्रोक्स 20 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद से करता हूँ कि आप सौर बैच जरूर ज्वाइन करोगे, तहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आप मचा सकते हो गाइस, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, गौतम बुद्ध की जीवनी लिखना है, यानी गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताना है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप एक क्वेश्चन को देख लो, आप खुद लिख दोगे गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, ठीक है। और अगला सवाल है कि भारत में बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रभाव का वर्णन करें, यानी कि भारत में बौद्ध धर्म, ठीक है, जो था उसके सामाजिक क्या प्रभाव थे। भारत में बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रभाव, जैसे बौद्ध धर्म के प्रभाव से लोग सदाचारी बन गए, झूठ बोलना, चोरी करना तथा निंदा करना जैसे दोषों ने लोगों को बदल दिया। तो ये सब लोग करने लगे, जिससे वो बहुत सारे, है ना, अलग अलग कामों में लीन हो गए और वो सब बदलने लगे। अगला सवाल है अल बरूनी की जीवनी को लिखे, यानी आपको सबसे लास्ट सवाल है कि अल बरूनी के जीवनी को बताना है, ठीक है। अल बरूनी का जन्म 4 दिसंबर, है ना, 1973 ईस्वी को, ठीक है, उज्बेकिस्तान के एक शहर, ठीक है, ख्वाजिम में हुआ था। वे विद्वान थे जिन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि, ठीक है, भाषाओं का ज्ञान था। वह महसूद गजनबी के साथ भारत आए। वह भारत में 1024 से लेकर 1030 तक रहे, ठीक है, यानी सॉरी इनका 973 में जन्म हुआ था, 1900 गलती से बता दिया, यानी 1024 से लेकर 1030 तक रहे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था उल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, है ना, यहाँ का समाज और शासन और यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा। इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में हो गई थी, यानी जन्म 1973 में, सॉरी 973 में हुआ था और 1048 में मृत्यु हो गई। टोटल 75 साल तक जिंदा रहे थे अलबरूद्दीन, सॉरी अलबरूनी, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, भूल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सब्सक्राइब करते जाना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, तो प्यार से करते जाना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, चलो।